हेलो। जय भारत, विजय भारत बच्चों। पुनः आपका स्टडी विद सलीम में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? पॉलिनोमियल। 10वीं क्लास का एक टॉपिक है पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। ठीक है ना? इसके बारे में हम लोग विस्तार से अच्छी तरह से समझेंगे। पहले इसका थ्योरी समझेंगे, इसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है ना? ये आप आराम से अच्छी तरह से वीडियो में बने रहिए, और पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको लगे कि इसमें कहीं कुछ कमी है, वो जरूर कमेंट करें, क्योंकि वो बाकी बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। क्या जब आप बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कमी है, किसी टॉपिक में क्या कमी है, क्या समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके अनुसार क्या हम इसको और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, ताकि आगे भी बच्चों को फायदा हो। ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप कमेंट जरूर करें अगर कुछ आपको कमी लगे तो। ठीक है ना? और बाकी आप अच्छी तरह से देखिए, बहुत बढ़िया समझ आ जाएगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद क्या होता है। ठीक है ना? तो उसको परिभाषित करने के लिए, यानी उसको जानने के लिए कि आखिर होता क्या है, हमें उससे पहले कुछ टर्म्स जानना जरूरी है जो कि इससे रिलेटेड है। यानी जिन शब्दों का प्रयोग हम इस चैप्टर में करेंगे, आखिर वो शब्द है क्या, वो टर्म्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? तो हम वन बाय वन उन सारे टर्म्स का पहले डिस्कशन करेंगे, फिर इसका परिभाषा भी देखेंगे, और फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले हम आते हैं, टर्म्स आता है क्या? चर और चर। ठीक है? यानी कि वेरिएबल। ठीक है? कांस्टेंट। ठीक है? ऑपरेशन, यानी कि संक्रियाएं। ठीक है? इससे कोफिशिएंट, गुणांक। ठीक है? फिर आता है पावर, या फिर इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं घात। ठीक है? देखिए, हम यदि इन चारों चीज के इन पांचों टर्म्स के बारे में समझ जाते हैं, ये पांचों टर्म्स क्या क्या चीज है, इनके बारे में जान लेते हैं, तो उसके बाद हमें बहुपद समझना हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो वन बाय वन हम इन पांचों का पहले डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये होता क्या चीज है। ठीक ना? देखिए, सबसे पहले आता है क्या? वेरिएबल। नाम से पता चल रहा है, वेरिएबल मीन्स क्या? जो वेरी करता हो, जिसका वैल्यू चेंज होता हो बार बार, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल, यानी कि चर। जैसे कि हम यदि लिखते हैं एक्स वाई जेड, ये सब। ठीक है? देखिए, अब हम शुरू से पढ़ते हैं कि माना एक कलम का दाम कितना है? एक्स रुपया। माना एक पेंसिल का दाम कितना है? वाई रुपया। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। तो जो हम एक्स और वाई कंसीडर करते हैं, जो मानते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है? बार बार चेंज होता है ना। कभी उसका वैल्यू 5 आता है, कभी 10 आता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। यानी इसका वैल्यू कहीं भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है? उसी प्रकार से यदि हम एक समीकरण लिखते हैं सिंपल सा, सपोज एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ बोला जाए कि एक्स का वैल्यू क्या है, तो क्या करेंगे? हम 5 को जब राइट साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -5। यानी यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हुआ? -5। यही अगर हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, एक्स माइनस 2 बराबर 0, तब यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होगा? 2। ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? एक्स का वैल्यू -5, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है? 2। तो दोनों जगह एक्स का अलग अलग वैल्यू है ना, यानी कि इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। यानी जो हमारा अल्फाबेट होगा, इन सब का वैल्यू क्या होता है? चेंज हो सकता है। तो ऐसा कोई भी टर्म्स जिसका वैल्यू चेंज होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? चर, यानी कि वेरिएबल कहेंगे। ठीक है? अब आते हैं कांस्टेंट पे। देखिए, अब कांस्टेंट जो है,
मीनिंग क्या हुआ, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, फिक्स होगा। जैसे कि 1 2 3, अब ये 1 2 3 का वैल्यू क्या है, हर जगह तो सेम होगा, चाहे हम यहाँ 1 लिखे या मंगल ग्रह पे जाके लिखे, फिर भी इसका वैल्यू तो 1 ही रहेगा ना, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो 1 का वैल्यू 1, 2 का वैल्यू 2, ठीक है। अगर हम एडिशन करेंगे तब भी 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा वहां पे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो 2 का वैल्यू होगा वो अपने लिए 2 ही रहेगा, किसी और के साथ मल्टीप्लाई हुआ उसको 2 टाइम्स कर देगा, यानी डबल कर देगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 हम कहीं पर भी लिखें, इसका जो अपना वैल्यू है वो वैसा ही रहेगा, यानी इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसे टर्म्स को क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट कहेंगे। तो हमें पता चल गया वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, यानी अगर कोई भी अल्फाबेट लिखा हो समीकरण में तो वो अक्सर क्या होता है, चर होता है। और मुख्य रूप से इसमें क्या लेते हैं, एक्स को, एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स का मतलब ये चेंज होना है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, इसका मीनिंग क्या होता है, जो बदल गया है क्या, तो जो बदलता है वही तो कहलाएगा चर, वही वेरिएबल है। अब बदलने वाला तो एक्स कहलाता है, क्यों, जो नहीं बदले तो प्रेजेंट रहेगा क्या, तो जो बदलता है वही तो एक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड जो है उसे हम क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो भी अल्फाबेट्स यूज होगा समीकरण में वो सारा क्या होगा, वेरिएबल यानी कि चर होगा, जो भी नंबर यूज होगा वो सारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब आता है ऑपरेशन, ऑपरेशन का मीनिंग क्या है कि हम कौन कौन सी संक्रियाएं करते हैं, यानी हम जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, ये सारे जो चीजें हैं इनको हम क्या करते हैं, संक्रियाएं, ठीक है ना, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, ये जो साइन यानी ये जो ऑपरेशन हम करते हैं, ये काम करते हैं नंबरों के बीच में या फिर चर और अचर के बीच में, हम उसे जोड़ते हैं या घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती है वो क्या कहलाएंगी, ऑपरेशन यानी संक्रियाएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी गुणांक, ये क्या होता है, जब हम समीकरण लिखते हैं, सपोज हमने लिखा 2x + 5, ठीक है, तो जो हमारा चर है उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। यहाँ x का गुणांक क्या है, 2। यदि हम एक समीकरण लिखते हैं 2x² - 5x + 4, अब यहाँ अगर पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है, तो x² के साथ क्या लिखा हुआ, 2 ना, तो 2 इसका गुणांक हो गया, x का गुणांक क्या है, तो -5 है, ठीक है। यानी कि जो हमारा चर वाला हिस्सा है उसके साथ जो भी कांस्टेंट नंबर लिखा होता है उसे हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट यानी उसका गुणांक, ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर, इंडेक्स, ठीक है ना, यानी कि घात। अब इसमें देखिए घात का मतलब है क्या, कि जो हमारा चर का मैक्सिमम पावर है वही उस समीकरण का घात कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण हम लेते हैं, 2x + 5, 3x² - 2x + 4, 4x³ - 5x + 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास आया है पहला जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x + 5, यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर यानी कितना है, 1 ना, यानी कि इसका घात जो होगा वो क्या होगा, 1, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का घात, ठीक है ना। अब ये हमारा सेकंड इक्वेशन है क्या, 3x² - 2x + 4, यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, x का घात यहाँ 1, यहाँ कितना है 2, तो अधिकतम घात कितना हो गया, 2 ना, इसलिए इस समीकरण का जो डिग्री कहलाएगा वो 2 कहलाएगा, यानी घात जो होगा वो क्या कहलाएगा, 2 होगा। इस समीकरण के लिए क्या होगा, अधिकतम x का पावर कितना है, 3 ना, इसलिए इसका घात क्या कहलाएगा, 3, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी समीकरण को हम घात फाइंड कर सकते हैं कि वो घात उसका कितना है, यानी उस समीकरण में उस बहुपद में जो चर है उसका कितना पावर है, अधिकतम पावर के साथ जो है वही उसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गया तीन चीजें, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, पावर इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। जब हम ये पांचों चीज समझ लेंगे
तो हमें बहुपद के बारे में समझना आसान होगा। ठीक है, अब देखिए इस बहुपद का हम परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का घात यानी जो हमारा चर वाला हिस्सा है उसका घात हमेशा पूर्ण संख्याएं हो। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें x का घात हमेशा पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज हम लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए x का जो घात है यानी क्या, जो दोनों जगह x का पावर है वो क्या है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है, 1 2 क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। यदि हम लिखते हैं 5x4 प्लस 3, ठीक है, यहाँ x का घात कितना है, 4, यह भी एक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यदि हम लिखते हैं 3x² प्लस x का पावर 1/2 प्लस 9। अब देखिए क्या हो गया, फर्स्ट में x का घात कितना है, 2, यहाँ पे x का घात कितना है, 1/2। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसे हम बहुपद नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ x का घात क्या आ गया, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। यदि हम लिखते हैं x² प्लस 1/x ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तब भी हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा क्योंकि देखने में तो यहाँ लग रहा है कि x का पावर सब जगह क्या पूर्ण संख्या, लेकिन ये जो x हमारा हर में है इसे अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सप्रेशन जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, यानी x का पावर क्या होगा, -1। तो यहाँ पे क्या पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो इसलिए यह भी एक क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इस अनुसार से हम क्या सकते, ये जो ये हमारा एग्जाम्पल है इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि बहुपद क्या होगा कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो और चर का गुणांक वो हमेशा क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। क्लियर हो गया कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें x का घात पूर्ण संख्या एवं गुणांक वास्तविक संख्या हो उसे क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बहुपद का परिभाषा। देखिए और बस क्या आ गया परिभाषा, जो हमने उदाहरण लिया उसके आधार पे और परिभाषा क्या होगा बहुपद का, वह बीजीय व्यंजक जिसमें x चर का घात पूर्ण संख्या एवं गुणांक जो होगा वो क्या वास्तविक संख्या हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। ठीक है, यानी द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल x हैज होल नंबर एज ए power or index and the coefficient will be always real number, then the expression is called polynomials. Okay, अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं 3x² माइनस 4x। ठीक है, अब ये देखिए x का घात क्या है, 1 और 2, तो अधिकतम घात कितना हो, 2। ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह क्या है, होल नंबर ही है ना, इसलिए क्या है, ये एक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है। सेकंड वाला 4x पावर कितना है, 5 माइनस 3x प्लस 2, यहाँ भी घात 1 और 5। ठीक है, तो ये भी क्या पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल है। अब थर्ड वाला हम देखते हैं 3x पावर 7 माइनस 2/x प्लस 4, ये x यदि ऊपर चला जाए न्यूमरेटर बन जाएगा यानी कि अंश हो जाएगा, तो इस x का पावर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3x पावर 7 माइनस 2x पावर -1 प्लस 4। अब यहाँ पे जो x का पावर है वो क्या माइनस में आ गया ना, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं है। अगर हम नेक्स्ट वाला देखते हैं 3x पावर 3 प्लस 2 रूट x माइनस 3। रूट x का मीनिंग क्या होगा,
अगर हम इसको पावर के रूप में लिखें तो क्या आ जाएगा, 2x का पावर 1/2 -3, ऐसा होगा। जो रूट है वो क्या होता है, पावर 1/2 होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो इंडेक्स है x का वो क्या हो गया, 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया कि हम बहुपद किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। तो हमें क्वेश्चन ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर फर्स्ट एक्सरसाइज में ये भी क्वेश्चन है कि बहुत सारा एक्सप्रेशन गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारा गिवन होगा, उसमें से हमें चुनना है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो हम सिर्फ उसके घात के आधार पर बता सकते हैं कि उसका बहुपद है या नहीं है। यदि घात हमेशा होल नंबर हो, यानी पूर्ण संख्या हो, तभी उसे हम बहुपद कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए, हमने इसका परिभाषा देख लिया, ठीक है, पहचानना हमने सीख लिया, ताकि बहुपद कैसे पहचानेंगे, बहुपद है या नहीं है। अब हम जाते हैं इसके प्रकार पे, कि आखिर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो इनका जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किस आधार पे किया जाएगा, या तो घात के आधार पे या तो पद के आधार पे, यानी कितने पद होते हैं, ठीक है ना, उस आधार पे। ठीक है, अच्छा एक बार बता दो, पद होते क्या चीज है, और घात तो हमने बता दिया। अब पद क्या होते हैं, देखो, कोई भी हमारा जो बीजीय व्यंजक होगा उसे प्लस माइनस से सेपरेट होने वाला व्यंजक जो है वो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए 4x3 - 3x, ठीक है। अब यहाँ एक माइनस का चिन्ह है, इस माइनस के कारण ये जो पूरा हिस्सा है दो भाग में बट रहा है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन वाला एक ही पद कहलाता है, ये दो भाग में बटा हुआ है, इसलिए इसमें कितने पद हो जाएंगे, दो पद, यानी कि दो टर्म्स हैं, ठीक है। यदि हम लिखते हैं 3x² - 4x + 5, अब यहाँ देखिए कितना चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, प्लस माइनस, एक माइनस एक प्लस, यानी दो यूज हो रहा है। ये दोनों मिलके पूरे एक्सप्रेशन को कितने भाग में बांट रहा है, एक, दो, तीन हिस्से में बांट रहा है, यानी ये हमारा क्या हुआ, तीन टर्म्स हो गया, यानी तीन पद हो गया, ठीक है। तो प्लस माइनस से सेपरेट होने वाला जो व्यंजक है किसी भी बीजीय व्यंजक में, उस व्यंजक को हम क्या कहते हैं, उस बहुपद का पद कहा जाता है। तो इसमें कितने पद हो गए, तीन, इसमें कितने हो गए, दो, ठीक है। तो जो हमारा बहुपद का वर्गीकरण है वो क्या होगा, पद के आधार पे भी होगा और फिर घात के आधार पे भी होगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कुछ उदाहरण, क्या कि पद के आधार पे कौन कौन से बीजीय व्यंजक होते हैं, यानी बहुपद, और फिर घात के आधार पे कौन कौन से बहुपद होते हैं, ठीक है। देखिए, पद के आधार पे क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, एक पदी, द्विपद, त्रिपद, और इसी प्रकार से बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना। अब एक पदी का मीन क्या हुआ, जिसमें एक ही पद हो, यानी प्लस माइनस का एक भी चिन्ह ना हो। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं 3x, 2x⁴, 5x², ये सब क्या है, एक पद। इसमें क्या, तीनों के तीनों क्या समीकरण एक पदी बहुपद है, इनमें कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। द्विपदी, जिसमें एक प्लस या एक माइनस का प्रयोग हो, यानी उसमें जो हमारा बीजीय व्यंजक होगा वो एक माइनस या एक प्लस से सेपरेट होता हो, यानी कि दो पद जिसमें होते हो। जैसे 3x+4, इसमें कितने पद हो गए, एक इधर और एक इधर, दो पद हो गए। फिर अगर हम लिखते हैं 3x² - 5, ठीक है, इसमें भी कितने पद है, दो पद है। अगर हम लिखते हैं 2x4 - 3x², इसमें भी कितने पद है, दो पद है। हर जगह क्या हो रहा है, एक माइनस या एक प्लस का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, पूरे बीजीय व्यंजक को दो हिस्से में बांट रहा है, एक बाएं साइड और एक दाएं साइड।
तो ये क्या होगा, दो पद है, इसमें भी क्या है, दो पद है, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, द्विपद बहुपद। त्रिपद क्या होगा, इसी प्रकार से यदि तीन होगा, यानी कब होगा, जब हम दो प्लस या माइनस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसमें दो बार आएगा, या तो माइनस हो प्लस हो, दोनों प्लस माइनस हो, ठीक है ना। जैसे कि 3x² माइनस 2x प्लस 4, 3x⁴ माइनस 2x² माइनस 3, ठीक है। 2x⁵ माइनस 3x² प्लस 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस से क्या हो रहा है, तीन हिस्से में ये बढ़ रहा है, इसमें तीन पद है, यहाँ पे तीन पद है, यहाँ में तीन पद है, ये क्या कहलाएगा, त्रिपदी। तो एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद, इस तरह से बहुत सारे आएंगे उदाहरण में, ठीक है ना। यानी कि ये पद के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण होगा, तो क्या कहेंगे उसे, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। इस प्रकार से पद के आधार पे वर्गीकरण होता है। अब हम देखेंगे कि ये घात के आधार पे क्या वर्गीकरण है, ठीक है। देखिए अगर हम घात के आधार पे इसका वर्गीकरण करें तो पहले क्या होगा, जब घात एक हो, जब एक घात होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। उदाहरण के लिए सिर्फ हम x लिखें, इसका घात कितना है, एक है, ये भी रैखिक बहुपद है। यदि हम लिखें x+2, इसमें भी x का घात कितना है, एक, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है। यानी जब बहुपद का अधिकतम घात एक हो, यानी कि उसका डिग्री जो है वो एक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे। द्विघात में क्या होगा, जो हमारे पास दो घात हो, अधिकतम घात जो होगा वो कितना होगा, दो होगा। जैसे कि यहाँ हमने लिखा x², तो इसमें क्या है, घात दो है, ये भी एक द्विघात है। यदि हम लिखते हैं 3x² माइनस 5, यहाँ भी x का अधिकतम घात कितना है, दो है। यदि हम लिखते हैं 4x² माइनस 3x माइनस 2, यहाँ पर भी x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसे भी क्या कहेंगे, द्विघात कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, त्रिघात, यानी क्या होना चाहिए, जिसका घात 3 हो। हम एक पदी भी लिख सकते हैं तीन घात के रूप में, द्विपदी भी लिख सकते हैं, ठीक है, तीन घात के रूप में, और त्रिपदी भी लिख सकते हैं तीन घात के रूप में, ठीक है। चतुर्पदी भी लिख सकते हैं, 3x² 2x² माइनस 4x प्लस 4x माइनस 3, ये क्या होगा, ये चतुर्पद है, ये त्रिपद है, ये द्विपद है, ये एक पद है। लेकिन घात के आधार पर हम जाएंगे तो क्या होगा, त्रिघाती, त्रिघाती, त्रिघात, त्रिघात, ये सभी क्या है, त्रिघात बहुपद के उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके आगे और भी होगा, चतुर्घात, पंचघात, बहुत सारा होगा, ठीक है ना। लेकिन हम मुख्य रूप से दो तीन ही करते हैं, ज्यादा प्रयोग दो तीन का ही होता है, इसलिए हमने ये देखा है। यानी कि पद के आधार पर इस प्रकार से बहुपद का वर्गीकरण होता है, और घात के आधार पर इस प्रकार से बहुपद का वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बहुपद का वर्गीकरण, ओके। देखिए हमने क्या क्या देखा अभी तक, बहुपद का परिभाषा हमने देख लिया, बहुपद के प्रकार देख लिए, उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, कौन कौन से शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वो सारे हमने देख लिए, कौन कौन से पद आते हैं वो सभी हमने देख लिए। यानी एक ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चन असली में स्टार्ट होता है चैप्टर में, या फिर होता क्या क्वेश्चन, तो वो होता है बहुपद का शून्यक, जहां से क्वेश्चन प्रारंभ होता है मुख्य रूप से, या फिर बहुपद के शून्य ज्ञात करें, कितने शून्य होंगे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम क्या देखेंगे, जीरोस, ठीक है, यानी कि शून्यक। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, शून्य यानी जीरो क्या होगा, यानी वह वैल्यू, किसी भी चर का वह मान जिसमें पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य। अब शून्य कैसे होगा, देखिए यदि हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं x+2, ठीक है। अब यहाँ अगर आपको पूछा जाए x की जगह हम क्या लिखें कि पूरा का पूरा जीरो हो जाए, तो हम कह सकते हैं
एक्स की जगह -2 लिख देते हैं, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। यानी कि हमने इस बहुपद में एक्स की जगह -2 को लिखा है, इसलिए इस बहुपद का शून्यक जो होगा वो क्या होगा, -2 है। क्लियर है। तो किसी भी बहुपद में जो चर होगा, यानी जो वेरिएबल है, उसका वह वैल्यू, वह मान जिस पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, उसका वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम क्या करते हैं, उस बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें आता है थोड़ा सा हम बड़ा इक्वेशन लेते हैं, तो सिंपल था। अगर हम चाहें 2x² + 5 3x -4, ये हमारा एक अलग अलग एक्सप्रेशन है। अब पूछा जाए इसमें x की जगह क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये x का क्या मान लिखें। अगर हम कैलकुलेट करें थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा और हो सकता है गलत भी हो जाए। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा हमारा बहुपद, उतना ही निकालना मुश्किल होगा। तो हर बहुपद का कुछ ना कुछ तरीका दिया हुआ है, तो हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ने हैं, द्विघात और त्रिघात बहुपद ही पढ़ना है, जिसमें कि हमें शून्य वगैरह निकालने होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे ये रैखिक समीकरण है, इसका अगर हमें शून्य याद करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने क्या किया, वन में कैलकुलेट कर लिया, ये +2 है तो दूसरा -2 होना चाहिए, ताकि जुड़ के 0 हो जाए। यहाँ थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सीधे बहुपद को ही 0 करते हैं, क्योंकि परिभाषा भी तो ही है ना कि बहुपद का मान 0 होना चाहिए। तो हमने बहुपद बराबर 0 कर दिया। अब जब 0 कर दिए तो x को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में रखें और बाकी सारे टर्म्स को राइट साइड में ले चल जाए इक्वल के। ठीक है, तो क्या होगा, पहले शिफ्ट होगा -4, उधर जाके +4 हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, x = 4/3, यानी कि ये जो हमारा बहुपद है इसमें शून्य क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, तो रैखिक का बहुपद निकालना तो आसान है, हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, द्विघात। हाँ, हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, द्विघात और त्रिघात, यानी कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल ही हमें पढ़ने हैं, उनका जीरो फाइंड करना है। ठीक है ना, तो वो हम फाइंड करते हैं, कुछ एग्जांपल लेके हमें सीखना है कि कैसे कैसे जीरो हम फाइंड करेंगे। अच्छा देखिए, इसमें एक आया ग्राफिकल वैल्यू, ठीक है ना। ग्राफ के द्वारा कैसे हम बता सकते हैं कि किसी बहुपद का कितना शून्यक है, यानी ग्राफ देखिए, जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है उसे देख के हम कैसे कहेंगे कि कितना शून्यक है। ठीक है, तो जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि हम लिखते हैं 3x² + 4x + 3, ठीक है। अब इसको कुछ नाम देंगे, वो क्या लिखे, f(x) बराबर, ये हमने क्या लिखा है, f(x), यानी कि कोई बहुपद है जो x के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए हमने f(x) लिखा। यदि हम लिखते हैं fy, तो क्या होगा, वही बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, y के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि हमारा एक्सप्रेशन जो है x के रूप में है और दूसरा y के रूप में है। तो यहाँ f(x) जब हमने 3x² + 4x + 3 लिखा है, तो यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता है कि ग्राफ क्या होता है, हमेशा x और y के रूप में होता है। ठीक है, तो x के रूप में तो ये हो गया, तो y क्या होगा, ये जो हमने f(x) माना है यही तो हमारा y है, यानी y = क्या है, ये पूरा। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, y = 3x² + 4x + 3। ठीक है, अब यदि ये बहुपद है तो शून्य यदि हम निकालेंगे तो क्या था, x का ऐसा वैल्यू जिससे पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाए। अगर ये पूरा बहुपद 0 होगा तो y = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। ठीक है, तो y = गिरा गया 0। अब यदि हम ग्राफ पे जाएंगे तो ग्राफ में y = 0 कहाँ होता है, सिर्फ x अक्ष पे ही तो होता है ना, जो हमारा ये एक्सिस है, x का एक्सिस है, उसके ऊपर तो y का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों 0 होता है। ठीक है, और y एक्सिस पे क्या होगा, सिर्फ x का वैल्यू 0 होता है, तो हमें क्या करना, y = 0 ना। तो जो भी ग्राफ इस एक्सिस के ऊपर पॉइंट करेगा वो क्या हो जाएगा, वो y = 0 होगा। तो इसी से हमारा पता चलता है कि आखिर कितना उसमें शून्यक होगा, यानी कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कितने जगह टच करता है, यानी कितनी जगह क्रॉस करता है, उस पॉइंट्स को ही हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ जीरो। सपोज हमने ग्राफ ऐसा बनाया, ठीक है, अब ये ग्राफ क्या हो रहा है,
1 2 3, 3 जगह x को कट कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें y का जो वैल्यू है वो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो कितने जगह 0 है, 3 जगह ना, यानी कि 3 ऐसा x का वैल्यू है जिससे y हमारा 0 हो गया। तो इसलिए यहाँ क्या कहेंगे, ग्राफ में कोई भी ग्राफ बना होगा तो ग्राफ को देखकर हम कहेंगे जितना जगह वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही उसमें जीरो होगा, यानी कि शून्य होगा। तो इस ग्राफ में कितना शून्य है, 3। ठीक है, यदि हमारा ग्राफ सपोज ऐसा हो इस प्रकार से, तो यहाँ कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। यदि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं क्या कि इसमें कितने जीरोस हैं, और जीरोस के आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि वो कितने घात का है, यानी कौन सा उसका घात का पॉलिनोमियल है। तो जिस भी पॉलिनोमियल का घात जितना होता है उतना ही उसका जीरो है। इस पॉलिनोमियल का घात कितना है, 2, यानी ये क्या चीज है, द्विघात समीकरण, इसलिए इसका जीरो भी 2 होगा, यानी इस समीकरण का 2 शून्य होगा। यदि हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x, इस प्रकार से कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है, 3 ना, तो जितना घात है उतना ही इसका शून्य होगा, यानी इस बहुपद में x का 3 मान होगा जिससे पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य का संख्या किस पर निर्भर करेगा, उसके घात पे, किसी बहुपद का घात जितना होगा उतना ही उसका शून्य होगा, यानी डिग्री जो होगा वही क्या होगा, जीरो उसके इक्वल होगा। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, जितना उसका डिग्री होगा, पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा। क्लियर है, घात और शून्य में क्या संबंध है, और ग्राफ से हम कैसे पता करते हैं कि शून्य क्या है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं असली बात जो है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके उसका शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से ज्यादा क्वेश्चन भी ये आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा द्विघात समीकरण, और उसे हम हल करके उसका शून्य की ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 3 एक्सप्रेशन लिखे हैं, 2x² माइनस 8x प्लस 6, 3x² प्लस 5x माइनस 2, 8x² माइनस 22x माइनस 21। इसका हमें क्या फाइंड करना है, शून्य, यानी कि जीरो फाइंड करना है। तो द्विघात समीकरण का जीरो फाइंड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो कि हमें मुख्य रूप से 4th चैप्टर में भी पढ़ना है, द्विघात समीकरण अलग से। लेकिन इस चैप्टर में जो बहुपद वाला चैप्टर है इसमें हमें सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना है, गुणनखंड विधि द्वारा इसका शून्य की ज्ञात करना। बाकी और भी जो विधि है वो हम क्या पढ़ेंगे द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में। ठीक है, तो अब आते हैं इसको हल करेंगे, आखिर गुणनखंड विधि से कैसे हल करें। अब गुणनखंड का मीनिंग होता है क्या, मतलब गुना के रूप में लिखना। जिससे बोला जाए 10 का गुणनखंड क्या क्या है, तो क्या लिखेगा, 2 गुने 5, यानी गुना के रूप में लिख दिया। तो उसे हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा है ना अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य नंबर के गुना के रूप में किसी नंबर को प्रदर्शित करना। उसी प्रकार से अगर ये हमारा बहुपद है तो इसको गुना के रूप में लिखना। अभी क्या है, ये प्लस माइनस के रूप में है, ठीक है ना, तो इसे हम गुना के रूप में यानी 2 गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो वो क्या कराएगा, इसका गुणनखंड विधि द्वारा हल। ठीक है, और जिसका जितना घात होता है सब गुणनखंड भी उतना ही होता है। तो बहुत सारे रिलेशन आ रहे ना घात के साथ, जितना घात होगा उतना ही शून्य होगा, जितना घात होगा उतना ही गुणनखंड भी होगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो घात है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये अब आते हैं इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² 8x प्लस 6। देखिए गुणनखंड विधि का नियम है क्या, जो हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, हमें यहाँ क्या करना है, जो b वाला पार्ट है, जो b वाला पार्ट है इसे 2 हिस्से में हमें बांटना है। ठीक है, मान लीजिए हमने p और q में बांट दिया। ठीक है, तो p q हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे जोड़ने पर b आना चाहिए और उसे गुना करने पर a और c के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी कि p प्लस q जो होगा वो b के बराबर होगा और p गुने q जो होगा
वो a गुना c के बराबर, हमें ऐसा लेना है। ठीक है, जो भी नंबर b के जगह होगा उसे दो हिस्से में हम इस प्रकार से बांटेंगे, तो उनको जोड़ेंगे तो b आना चाहिए, और गुना कर दे तो a और c के गुणनफल के बराबर हो जाए। इसी आधार पे हम इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अब कैसे गुणनखंड करते हैं वो हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या है 2, लास्ट डिजिट क्या है 6। अगर इनको हम 2 मल्टीप्लाई 6 कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये काम हम रफ में करेंगे। ठीक है, अब 12 का जितना भी गुणनखंड पॉसिबल है वो सारे हम एक साथ लिख लेंगे। तो क्या होगा 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं ना, तो 4 इंटू 3 जैसे लिखेंगे ये नंबर क्या पिछले वाले नंबर का रिपीट कर रहा है ना, सिर्फ उसका पोजीशन चेंज है। तो जैसे रिपीटेशन होता है वही हम उसको स्टॉप कर देंगे, उसको ऊपर वाला ही वैल्यू से कंसिडर करेंगे, नीचे वाला नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब हमारा जो पेयर होगा, जो पी क्यू हमने बताया था कि बीच वाले नंबर को दो हिस्से में बांटना, वो दोनों नंबर इसमें से ही आएगा, ये कन्फर्म है। अब हमारे पास क्या प्रोसेसर हो गया ना कि हम इसी में से निकालना है, तो पहले क्या करना है फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, वो हमें यहाँ लिख लेना रफ में। उसके बाद उनका दो दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन का रूप यानी जितने गुणनखंड होंगे वो सारे हम लिख लेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो नंबर ऑफ पेयर होगा, वो इस पेयर में से ही कोई ना कोई होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें दो नंबर ऐसा लेना है जिसे जोड़ने पर कितना आना चाहिए -8। ठीक है, तो अब कैसे आएगा जोड़ने घटाने पे, तो देखिए 1 और 12 से कभी 8 आ सकता है, जोड़ेंगे तो 13, घटाएंगे तो 11, यानी ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। 2 और 6 से जाते हैं, 2 और 6 8 हो सकता है जोड़ने पड़ना। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। 3 और 4 कभी नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो 7, घटाएंगे तो 1, यानी ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होता। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 2 और 6। ठीक है, अब 8 कैसे आएगा जोड़ने पड़ना। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर हम दोनों को प्लस प्लस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा +8 आएगा ना, तो ये क्या है -8। तो हमें पता है कि माइनस भी अगर हम करते हैं तब भी तो जुड़ता है ना, दोनों में अगर माइनस हो सेम साइन होने पर क्या होता है नंबर जुड़ता है, यहाँ भी माइनस या माइनस, ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो गुना करने पर क्या आएगा हमारे पास 12 भी आ जाएगा। यानी ये जो हमारा नंबर है वो हम क्या लेंगे माइनस के साथ में, और दोनों माइनस में होगा। ठीक है ना, ये डिसाइड हम कर लेंगे ये साइन देखकर, ये -8 है इसलिए हम क्या ले रहे हैं -2 और -6, यानी ये वाला जो पार्ट है ये दो हिस्से में बढ़ जाएगा। कैसे, अब इस प्रकार से लिख लेंगे 2x² -2x -6x +6, 2 और 6 हमने लिया, -2 और -6, -2 और -6, ये दोनों मिलके क्या होगा -8, और दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया, बांट दिया दो हिस्से में। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट दो टर्म जो है इसमें से मैक्सिमम जो हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में जो अधिकतर पद कॉमन है उसे हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ब्रैकेट से, तो क्या हुआ 2x² 2x, इसमें से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या x-1। इस 2x² में से 2x हट जाएगा, क्या बचेगा x, यहाँ 2x में से 2x हट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और बीच में साइन माइनस का है इसलिए माइनस आ गया। ठीक है ना, अब देखिए इन दोनों में भी यही काम करना है, लेकिन वो काम करने से ज्यादा आसान क्या है, हम इस ब्रैकेट को ही यहाँ लिख दें, क्योंकि हमें इसमें से कॉमन वही लेना है जिससे कि ये ब्रैकेट आना चाहिए। हम क्या करते हैं पहले इस ब्रैकेट को ही यहाँ लिख देते हैं, पहले यहाँ ब्रैकेट को लिख देते हैं, जो इस ब्रैकेट में आया इसको हम देखिए स्टेप बाय स्टेप देखें। ठीक ना, अगर ये स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए थर्ड टर्म क्या हमारा -6x, यहाँ क्या है x, x में क्या गुना करे कि -6x हो जाए, तो -6 यहाँ में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बाकी को मैच करा के देख सकते हैं, ये ब्रैकेट जैसे ओपन होगा तो -6x, ये जैसे गुना होगा तो +6 आ गया ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या है दो ब्रैकेट हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक साथ, और जो ब्रैकेट से बाहर है उसे हम एक साथ लिख दिए, फिर से हम x-1 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिख लिया।
अब हमें फाइंड करना था शून्य ना, और शून्य का परिभाषा क्या था, वो वैल्यू जिसे पूरा का पूरा बहुपद क्या होगा, शून्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को जीरो कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, जीरो आ जाएगा। अब ये गुणनखंड के रूप में आ गया ना, यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन था वो आ गया क्या, गुणनखंड के रूप में आ गया। यहाँ था प्लस माइनस के रूप में, यहाँ आ गया गुना के रूप में आ गया, ठीक है। अब जब दो पद का गुना हो रहा हो और बराबर जीरो, इसका मतलब क्या है कि एक पद तो जीरो होगा ही, तभी तो जीरो होगा ना। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, या तो ये जीरो या तो ये जीरो, यानी इसके बाद हम दो भाग में से बांट देंगे, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, ठीक है। ये हमने दोनों पार्ट में बांट दिया, इससे बराबर जीरो लिखा और इस ब्रैकेट के बराबर जीरो। तो यहाँ से हमारे पास x का मान 1 आया, और यहाँ से जो x का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 6/2 कट कर ये 3 हो गया। तो x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 3, यही हमारा शून्य कहलाएगा। आप चेक कर सकते हैं, यदि हम इस समीकरण में x की जगह 1 रखें या x की जगह 3 रखें तो पूरा का पूरा समीकरण क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए x का 2 मान आया, ठीक है, क्योंकि क्या था, द्विघात था, इसलिए 2 मान आएगा ही। तो x बराबर 1 और x बराबर 3, ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, इसका शून्य यानी कि जीरो, ठीक है। इसी शून्य को हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ये हमारा दो शून्य है, पहला शून्य का अल्फा, दूसरा शून्य बीटा, ठीक है, क्लियर है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, उसे भी हल इसी रूप से करते हैं तो और बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इक्वेशन 3x² प्लस 5x - 2, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। अब दो नंबर लेना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर -6 होना चाहिए, और ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना होना चाहिए, 5। तो क्या क्या हो सकता है, 1 × 6, 2 × 3, यही दो पेयर तो है, इनमें से दो हो सकता है। अब दोनों से 5 आ सकता है, 1 6 से भी और 2 3 से भी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, देखिए जब मल्टीप्लीकेशन हमारा नेगेटिव में है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो नेगेटिव होगा, तभी नेगेटिव आएगा ना। तो या तो 1 माइनस या तो 6 माइनस। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, और हमारा 5 आना चाहिए प्लस में, तो 1 6 से अगर हम माइनस करेंगे 1 और 6 को आपस में, तभी 5 आ सकता है ना, ठीक है। तो इसमें से हम कौन सा माइनस ले सकते हैं, देखो अगर हम -1 लें और 6 लेते हैं, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 3 से 5 कब आएगा, तो उसको आपस में ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, अभी आपस में आएगा ना। और अगर दोनों माइनस लेंगे तो इसका एडिशन -5 होगा, जो कि है नहीं। दोनों प्लस लेंगे तो इसका एडिशन +5 होगा, जो कि यहाँ है। लेकिन यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा, जो कि यहाँ क्या है, -6 है। तो ये तो हम ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 और +6 का, ठीक है। अब इसे अगर हम उल्टा लेते हैं, 1 प्लस में और 6 माइनस में, तो अब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, -5। मल्टीप्लाई करने पर तो -6 आ जाएगा, लेकिन एडिशन करने पर क्या होगा, -5 आ जाएगा। यानी हम +1 -6 नहीं ले सकते हैं, हम क्या लेंगे, -1 और +6 ही लेंगे। ये सारा काम जो है वो रफ में हम करके देखेंगे, उसके बाद यहाँ हम फ्रेश में लिखेंगे। तो क्या आएगा, 3x² -1x + 6x - 2, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब फिर वही काम, फर्स्ट दो का पेयरिंग करके उसमें से जो कॉमन होगा उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। क्या कॉमन है, x, यहाँ बचेगा 3x - 1। अब यही ब्रैकेट हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या होता है, थर्ड टर्म क्या है, 6x, यहाँ क्या है 3x, क्या गुना करेंगे कि +6x हो जाएगा, तो +2 ये लिख दिया, ठीक है। तो +2 जो हमने लिखा, बाकी टर्म्स अपने आप आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाला है उसे एक साथ, और जो बिना ब्रैकेट वाला है उसे एक साथ, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए,
सारे के सारे वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि जीरो का डेफिनेशन वही है, तो इक्वल टू हमने जीरो लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, दो पार्ट हो जाएगा, एक ये जीरो या फिर x+2 वाला जीरो। यहाँ से 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3, यहाँ से x इक्वल टू -2, ये दो वैल्यू आ गया, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1/3। ये पहला जीरो क्या हो गया, अल्फा, और दूसरा क्या हो गया, बीटा। इसको हम नेम देते हैं अल्फा एंड बीटा। इस प्रकार से हम शून्य प्राप्त करते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए हमने शून्य तो फाइंड कर लिया, उसका नाम भी दे दिया अल्फा बीटा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन और आता है कि यदि आप शून्य फाइंड कर रहे हैं तो शून्य और उसके कोएफिशिएंट यानी कि उसका गुणांक के बीच जो संबंध है उसे भी आप सिद्ध करें। तो इससे गुणांक के संबंध क्या होते हैं जीरो के साथ में, वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक ना। हमारा शून्य क्या हो गया, अल्फा और बीटा, और जो गुणांक होता है वो क्या होता है, ए बी और सी, ठीक है। क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। तो x² का जो हमारा कोफिशिएंट है वो a होता है, x का b होता है, और जो कॉन्स्टेंट है वो c होता है, तो a b c। तो इस a b c में और इस अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है उसे भी हमें प्रूव करना होता है, सिद्ध करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, और अल्फा गुने बीटा जो होता है वो c/a होता है। ये रिलेशन होता है अल्फा बीटा और उसके कोफिशिएंट में। तो इसे भी हमें सिद्ध करना होता है कि आप चेक करके बताइए कि ये रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया, ये जो हमारा द्विघात समीकरण था, इसको हल करने में हमारे पास क्या है, अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू क्या था, 3 था, दो शून्य का था, एक 1 और एक 3 आया था। तो हमारा अल्फा कितना हो गया, 1, और बीटा कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो अब यदि यहाँ पर देखें इन दोनों को प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, पहले हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। कितना आएगा, 1 + 3 क्या है, 4, ठीक है। अब हम -b/a का वैल्यू निकालेंगे। b का वैल्यू कितना है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में a का वैल्यू क्या है, 2, b का वैल्यू क्या है, -8, और c का वैल्यू क्या है, 6। तो यदि हम -b/a का फाइंड करें तो -8 और a का वैल्यू कितना है, 2, तो फाइनली क्या हो गया, 8/2 यानी कितना आ गया, 4। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इसलिए हम कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, -b/a। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकेंड आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, इसे भी प्रूफ करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगा, 1 × 3 कितना है, 3 आया ना। अब c/a का वैल्यू देखते हैं, c/a, इसका वैल्यू क्या है, c का वैल्यू कितना है, 6, और a का वैल्यू कितना है, 2, हमने 6/2 लिखा, कितना आया, 3 आ गया ना, कैंसिल आउट हो गया, ये भी 3, ये भी 3। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये भी रिलेशन प्रूफ हो गया और ये भी रिलेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हमें जीरोस फाइंड करने के साथ साथ में ये रिलेशन भी प्रूफ करना होता है क्वेश्चन में। वो गिवन होता है कि आप इनका शून्य ज्ञात करें और उसके गुणांक और शून्य के बीच का संबंध को भी सिद्ध करें। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इस प्रकार से हम उसके संबंध को भी सिद्ध करते हैं। ये पूरा हो गया आपका द्विघात समीकरण का शून्य निकालना और उसके कुछ प्रयोग, ठीक है ना। इसके बाद और भी टॉपिक है बहुत सारे, इसमें अभी तो पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी आप प्रैक्टिस कीजिए इतना, ऐसे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर इसका डिवीजन कैसे होता है, बहुपद का डिवीजन आप कैसे करते हैं, त्रिघात बहुपद के जो शून्य थे उनका क्या रिलेशन है, कैसे निकालते हैं, और फिर इसका जस्ट अपोजिट हमने इस समीकरण से शून्य ज्ञात किया, और अभी क्या करेंगे, शून्य से समीकरण ज्ञात करना, ठीक है ना, उल्टा चलेंगे। वहाँ शून्य गिवन होगा जैसे 1 3, ये आपको गिवन होगा कि 1 3 किसी का शून्य है, तो बताइए कि बहुपद क्या होगा, यानी कि इसका उल्टा है। यहाँ क्या था, बहुपद गिवन था, शून्य ज्ञात करना था, तो इसका उल्टा भी क्वेश्चन आता है। वो सब डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए
उम्मीद है आपको अच्छी तरह से